बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम MTH 304 लेक्चर नंबर 2 में हाज़िर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी फोर्स, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी लेक्चर में किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट्स में आकर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन समझ में आ जाएं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है जी फोर्स। सबसे पहले देखें कि फोर्स क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उसकी मोशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाता है, अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाता है, यानी कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं फोर्स। इसके बाद टाइप ऑफ अ फोर्स। जो फोर्स की मेन टाइप्स हैं वो दो ही हैं। देयर आर आर टू टाइप्स ऑफ अ फोर्स। कौन कौन सी? एक हमारे पास होती है कंटेक्ट फोर्स, और एक होती है हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स। कंटेक्ट फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है, फोर्स डेट एक्ट थ्रू अ डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन अ टू ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जो डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स के को मिलाती है उसको हम कहते हैं कंटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में तो आप जानते होंगे। जब आप एक बुक को टेबल के ऊपर रखें और उसको मूव करें तो आपको एक आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है। अब टेबल और बुक दोनों की जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं कंटेक्ट फोर्स। इसलिए फ्रिक्शन जो है वो कंटेक्ट फोर्स में आती है। इसके बाद हमारे पास है जी लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ को दूर से, एक फासले से अपनी तरफ खींचती हो। फोर्स डेट कैन एक्ट ओवर डिस्टेंस। जो कि एक फासले से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। इसको हम कहते हैं जी ग्रेविटी। इसकी एक एग्जांपल है। ग्रेविटी क्या होती है? ज़मीन की कशिश जो होती है, ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है और बहुत दूर से, बहुत हाइट से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। और इसको, ये किस्म किसकी है जी? लॉन्ग रेंज फोर्स की है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। आपको पता है मैग्नेट होता है, वो भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो उसको हम EMF कहते हैं। ठीक है। और ये फोर्स भी क्या होती है? चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इसके बाद फोर्स के बारे में थोड़ा सा अगर आइडिया लें तो वो ये है कि न्यूटन डिस्कवर द आइडिया ऑफ अ फोर्स। सबसे पहले फोर्स के बारे में न्यूटन ने बात की थी। ठीक है। उस न्यूटन साहब ने कहा था कि चीज़ें जो हैं एक दूसरे को किसी चीज़ से खींचते हैं, तो उसने एक फोर्स का नाम दिया था। ठीक है। इसके बाद उसने एक और चीज़ फाइंड की थी। ही फाउंड द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसने कहा था कि फोर्स जो होती है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोर फोर्स मोर एक्सेलरेशन। जितनी आप किसी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो एक्सेलरेट करेगा, मतलब कि उतनी ज़्यादा वो मूव करेगा, मोशन में आएगा। ठीक है जी। इसके बाद उसने एक और चीज़ फाउंड की थी। उसने कहा था ही फाउंड द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू mass ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोर मैस मोर फोर्स नीडेड। उसने कहा था कि फोर्स जो होती है वो मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस के जितना ज़्यादा मैस होगा, जितनी ज़्यादा भारी चीज़ होगी, उसको उठाने के लिए या उसको मूवमेंट में लाने के लिए उतनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है जी। इसके बाद उसने कहा था कि मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सरलेट। जब कोई चीज़ हरकत में होती है
तो वो एक्सरलेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है। व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अमल करती है, यानी कि एक कम फोर्स और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ज़्यादा फोर्स लगा दें तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी। एक्ट ऑन देम, द स्ट्रोंगर द फोर्स द ग्रेटर द एक्सरलेशन, जितनी ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सरलेशन पैदा होगा। ठीक है जी। आल्सो द ग्रेटर द mass द ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन। वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा मैस होगा किसी जिस्म का उतनी ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी चेंज द मोशन, उसकी मोशन को चेंज करने के लिए। ठीक है जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू होता है मैस मल्टीप्लाई एक्सरलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। M स्टैंड फॉर मैस है और A स्टैंड फॉर एक्सरलेशन। यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड देयरफॉर हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, यानी कि फोर्स की एक डायरेक्शन होती है कि हम किसी चीज़ को किस साइड पे मूव करवाना चाहते हैं, और मैग्नीट्यूड होता है कि उसको कितनी फोर्स लगाई है, 10 न्यूटन या 5 न्यूटन या जो भी हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 11 न्यूटन। इसमें जो ये 11 है ये हमारे पास है जी मैग्नीट्यूड, और ये एन जो है ये यूनिट है और ये इसकी डायरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरलेशन। ये बात याद रखना कि जिस साइड पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं उसी साइड पे ही चीज़ क्या करती है, मूव करती है। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जिस साइड पे आप फोर्स लगाते हैं एक्सरलेशन भी उसी साइड पे होता है। ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि एसआई यूनिट फॉर अ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ अ फोर्स इज अ न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इसको जो है वो डिस्कवर किया था, फाउंड किया था। तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इनके पूरे यूनिट को क्या नाम दिया गया जी? न्यूटन। असल में 1 न्यूटन जो होता है वो किसकी इक्वल होता है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी। जी 1 न्यूटन हमारे पास 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि अगर हम 1 न्यूटन की डेफिनेशन करें तो वो कहता है कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स होती है। ठीक है। वो फोर्स होती है, वो फोर्स की अमाउंट होती है जो किसी 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सरलेशन पैदा कर सके। ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स, यानी कि अगर 1 किलोग्राम जिस्म का मैस है और उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है और उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड एक्सरलेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके ऊपर हमने फोर्स कितनी लगाई है जी? 1 न्यूटन। इसके बाद हम बात करें जी नेट फोर्स की। When multiple force are acting on a object, the net force is amount of force that is left after adding all the force on the object. वो कह रहे हैं कि अगर एक जिस्म के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई है और उनमें से किसी की डायरेक्शन अपोजिट भी है, किसी की सेम है, तो उनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू, उसको हम F और साथ में एक छोटा सा हम NET लिखते हैं, नेट फोर्स। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स का दूसरा नाम क्या है? रिजल्टेंट फोर्स, और इसको हम FR से शो करते हैं। यहाँ पे एक और बात बताएं आपको कि बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती हैं? जब कोई जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि वो हरकत नहीं करता, तो उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अमल कर रही होती हैं। जैसा कि हमारे पास एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक जो होती है वो हमारे पास बैलेंस फोर्स को शो कर रही होती है। जैसा कि आपको पता है कि वो उसका जो वज़न होता है, वेट होता है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है,
वो फोर्स जिसकी वजह से ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच रही है, और एक टेबल ने फोर्स लगाई होती है जो कि उसको ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, इसलिए वो एक जगह पे साकन रहती है। बैलेंस्ड फोर्स आर फोर्स डेट आर इक्वल एंड अपोजिट। वो फोर्सेस होती हैं जो इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं, उनको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। सो दैट दे कैंसल आउट, इसलिए वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जिस्म पड़ा है, ठीक है, इसको हमने 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ लगाई है, ये वाली 10 न्यूटन फोर्स हमने इसको इस साइड पे ईस्ट की तरफ खींचा है, और 10 न्यूटन फोर्स से ही हमने इसको वेस्ट की तरफ खींचा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैसे होंगी, ये मैंने नीचे आपको मैथमेटिकली फॉर्म में शो करवाया है। यहाँ पे देखें 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ और -10 न्यूटन फोर्स वेस्ट की तरफ। अब ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसके। ठीक है, तो अब ये देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 10 - 10 0। तो इस तरह हमारे पास नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये चीज़ जो है ये किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम की बात करें तो आगे हम इसको और बढ़ाते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप नीचे से कोई चीज़ उठाकर ऊपर ले जाते हैं तो आपने उसके वज़न से ज़्यादा फोर्स लगानी है, तो तब ही वो ऊपर जाएगी, अदरवाइज वो ऊपर नहीं जाएगी। अनबैलेंस्ड फोर्स आर फोर्सेस दैट व्हेन एडेड डू नॉट कैंसल आउट। जब वो कैंसिल आउट नहीं होती, जब आप उनको ऐड करते हैं, एंड कॉज अ चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये वजह बनती है चीज़ों की मोशन की चेंज में, यानी कि उनकी हरकत चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 न्यूटन फोर्स वेस्ट की तरफ लगाई है, ये सामने मैंने एग्जांपल दी हुई है। ये आपने 10 न्यूटन फोर्स वेस्ट की तरफ और 30 न्यूटन फोर्स आपने ईस्ट की तरफ लगाई है। तो आपने क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करना है। तो ये देखें 30 प्लस ये 10 न्यूटन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके साथ माइनस लगाएंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 - 10 20 न्यूटन फोर्स से ये ऑब्जेक्ट जो है ये ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है जी अनबैलेंस्ड फोर्स। ये याद रखना कि जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अमल कर रही होती हैं। अगर उनके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स अमल कर रही हो तो वो मूव नहीं करेंगी। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, इनर्शिया क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। इनर्शिया मेजर द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन द मोशन। इनर्शिया वो एक टेंडेंसी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की चेंज में रुकावट पैदा करती है। ठीक है जी, तो इनर्शिया के बारे में सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो गलीलियो ने दिया था। गलीलियो केम अप विद द आइडिया ऑफ इनर्शिया। गलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया के बारे में हमें बताया था। ऑब्जेक्ट डू नॉट वांट टू देयर मोशन टू चेंज। ऑब्जेक्ट नहीं चाहते कि वो उन अपनी मोशन को चेंज कर सकें। वो कहते हैं कि अगर हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहें, अगर मोशन में हैं तो मोशन में ही रहें। तो इनर्शिया की वजह से जो है वो चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, चेंज करती हैं, और उनके ऊपर फोर्स लगाने से हम क्या करते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब आगे बात आती है मैस मेजर हाउ मच इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना ज़्यादा इनर्शिया होता है, वो कहते हैं कि मोर मैस मोर इनर्शिया। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, और उतनी ज़्यादा उसको मोशन की चेंज में फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास वो होता है जिसको हमने पीछे पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ अ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ अ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल नहीं करती जी, तो जब किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स अमल ना कर रही हो, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अमल ना करे, देन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू
मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या करता है, हरकत करता रहता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में वो हरकत करता रहता है। और क्या होता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई जिस्म रेस्ट पे है तो इट विल स्टे एट रेस्ट, तो वो अपनी रेस्ट हालत में ही रहता है। यानी कि ये फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि एक चीज़ जो है वो हरकत में है तो हरकत में ही रहेगी, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात की थी न्यूटन टुक हिज द कंसेप्ट ऑफ अ फोर्स एंड कंबाइन इट विद द गलीलियो आइडिया ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने क्या किया था, कंसेप्ट ऑफ अ फोर्स दिया था और फोर्स और इनर्शिया दोनों को क्या कर दिया था, कंबाइन कर दिया था। तो इस तरह हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं वो इनसे हासिल की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी कि जब उसके ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, यानी कि जब बहुत जितनी भी फोर्स आप लगाएं और उनको प्लस करें तो आंसर ज़ीरो आ जाए, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो वो चीज़ हरकत नहीं करेगी। द ऑब्जेक्ट इज़ ईदर स्टेशनरी, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेशनरी होगा, यानी कि ज़ीरो वेलोसिटी पे होगा, और ट्रैवलिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा। तो ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है। ठीक है जी। इसके बाद हम डिफरेंट बात करेंगे मैस एंड वेट की। तो पहले मैस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैस इज अ अमाउंट ऑफ अ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस। मैस वो होता है जो किसी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जो किसी बॉडी के अंदर पैदा होता है, उसको हम कहते हैं मैस। मैस डज नॉट चेंज विद द लोकेशन। मैस की लोकेशन चेंज करें, यानी कि मैस कोई भी है, वो चाहे आप पहाड़ों के ऊपर ले जाएं या पहाड़ों से नीचे ले आएं या जिधर भी ले जाएं, वो चेंज नहीं होता। इसके बाद मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैस स्केलर क्वांटिटी होती है। मैस इज़ डिनोटेड बाय एम। मैस को हम एम से शो करते हैं। और एस आई यूनिट ऑफ अ मैस इज़ किलोग्राम। और एस आई यूनिट जो होता है मैस का वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। और एक और बात कि मैस जो होता है ये बेस क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट भी बेस यूनिट होता है। इसके बाद वेट की बात करें तो वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट जो होता है वो ज़मीन की कशिश की वजह से एक फोर्स होती है that a large body such as a planets exert on a another object। यानी कि एक बड़ा जिस्म जो है वो किसी दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि ज़मीन जो है तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो उसको हम कहते हैं, जिस फोर्स से वो खींचती है उसको हम कहते हैं वेट। और वेट क्या है, वेट इज़ अ फोर्स। वेट एक फोर्स है। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन। ये न्यूटन में मेजर्ड की जाती है, यानी कि इसका यूनिट न्यूटन होता है। ज़हरी सी बात है, अगर फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो वेट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। वेट इज इक्वल टू होता है एम मल्टीप्लाई जी। अब फोर्स हमने क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। यहाँ पे ए की जगह पे जी आ गया, क्योंकि ए एक्सेलरेशन होता है और जी जो है ये एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ज़मीन की वजह से एक्सेलरेशन जो पैदा होता है। और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट है, एम स्टैंड फॉर मैस है। ठीक है। इसके बाद वेट डज चेंज विद लोकेशन। वेट जो होता है वो चेंज होता है लोकेशन के साथ। ठीक है। जैसे आप अगर पहाड़ों के ऊपर ले जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशन कम हो गई है, और पहाड़ों से नीचे लाएंगे तो वेट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशन ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे आपको बता दूं कि ग्रेविटेशन जो होती है जी की वैल्यू, जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाएंगे आपकी ग्रेविटेशन कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप ज़मीन के करीब आएंगे आपकी ग्रेविटेशन बढ़ती जाएगी। इसके बाद वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ से कोई फोर्स अमल करती है, कोई फोर्स एक्ट करती है,
जैसा कि ज़मीन जो है अपने सेंटर से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो जो सेंटर है वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स है। द फोर्स ऑफ अ बॉडी वेयर द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास जिस्म है, इसका जो सेंटर है वहाँ से ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो ये सेंटर इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स होगा। इसके बाद लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स हमारे पास क्या होता है जी, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड अ इट्स लाइन एक्शन ऑफ अ फोर्स। जो जहाँ पे पॉइंट होता है उससे लेकर जिस साइड पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। यानी कि ए से एफ की तरफ जो लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। इसके बाद हम बात करेंगे जी फोर्स सिस्टम की। अ सेट ऑफ अ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और रिजिड बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स सिस्टम। यानी कि एक जिस्म के ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स सिस्टम। इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में, टू फोर्स सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if one system can be replaced by other without disturbing the instantaneous state of rest or motion of a body। वो कहते हैं कि दो ऐसे सिस्टम जिनके ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उन दोनों सिस्टम को हम कहते हैं इक्वलेंट सिस्टम और इक्वल सिस्टम। जैसा कि यहाँ पे F1 जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये F1 ये जिस डायरेक्शन में अमल कर रही है, दूसरे सिस्टम में भी F5 उसी डायरेक्शन से अमल कर रही है और इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगी। इसी तरह F2 जो है वो F6 की इक्वल है, ठीक है। इसी तरह F3 जो है वो F7 की इक्वल है। इसी तरह F4 जो है वो F8 की इक्वल है। ये इनकी मैंने नीचे जो है वो मैथमेटिकली फॉर्म लिखी है कि F1 F5 की इक्वल हो, F2 F6 की इक्वल हो, F3 F7 की इक्वल हो और F4 F8 की इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वलेंट सिस्टम। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। वो कहते हैं कि द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम of a force on a body remain unchanged if we added to or subtract from them an other system of a force in equilibrium। वो कहते हैं कि अगर एक सिस्टम है जिसके ऊपर आपने फोर्सेस लगाई हुई हैं, उसके ऊपर आप एक जैसी फोर्सेस यानी कि इक्विलिब्रियम फोर्स, यानी कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है, वो आपने ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा 5 न्यूटन इस साइड पे खींचना शुरू कर देता है और एक बंदा 5 न्यूटन इस साइड पे खींचना शुरू कर देता है, तो फिर भी इस सिस्टम के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। या फिर ऑलरेडी एक बंदा इधर खींच रहा है और एक बंदा इस साइड पे खींच रहा है, एक बंदा इस साइड पे खींच रहा है, तो आप इन दोनों को कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो एक इक्विलिब्रियम सिस्टम था जो आपने यहाँ से निकाल दिया है, तो इनके निकालने से या यहाँ पे कोई ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं जी सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स acting on a rigid body can be transferred to an other point of a body laying on the line of acting line of action of the force without changing the effect। वो कहते हैं कि आपने एक पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है उसी लाइन के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स था और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर आपने एक इक्विलिब्रियम सिस्टम जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब आपका पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स जो है वो बी बन गया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स, यानी कि जो
फोर्स का पॉइंट है वो ट्रांसफ़र हो गया है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको हम कहते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। यानी कि आपने जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है उसी के ऊपर, ये आपको पता है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है और ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स है। तो इसी लाइन के ऊपर आपने एक ऐसा सिस्टम ऐड कर दिया जिसमें एक फोर्स इधर अमल कर रही है 5 न्यूटन और एक फोर्स इधर अमल कर रही है 5 न्यूटन। ठीक है जी। तो ये एक इक्विलिब्रियम है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इस तरह आपका ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ए से बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। ओके जी, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।